हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था का बुक है। ये ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखा जाए। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर सरकार को सुदृढ़ बनाने में सहायक हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में तत्कालिक प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसमें निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही बम्बई और मद्रास की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले 2 मांगें रखी। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए, साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को मानने या न मानने का अधिकार हो। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। उपयुक्त शर्तों को 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी, वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तारित कर दिया गया। इसके तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से ही दिया जाए। नोट: ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार 1600 ईस्वी में दिया गया था। इससे पूर्व 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी लिवेंट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था।
चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। इस कानून ने ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा भी प्रभुता को स्थापित कर दिया गया। इसके तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर नहीं भुगतान करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई।